करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस, ये ऐसा कोई टॉपिक है जो हमने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था। एक बार 10th क्लास में चलते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 10th क्लास में हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? चार्जेस के बारे में। चार्जेस हमारा वो चैप्टर है जिसको हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर बहुत डीपली डिस्कस किया। इलेक्ट्रोस्टैट में हमने, अगर तुम इस बार फिजिक्स के सिलेबस को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे ना, तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ। शुरू में चार्जेस रखे हुए थे, इलेक्ट्रोस्टैट व्हेन चार्जेस वर एट रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट कब आती है? जब चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म। जब चार्जेस फ्लो होंगे तो मूविंग चार्ज क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सीक्वेंस में चलेगा और उसके बाद फिर आगे जाके ऑल्टरनेटिंग करंट, टाइप ऑफ करंट्स वगैरह डिवाइड होती है। तो हमारा जो पूरा पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, वो इस तरीके से चल रहा है। अब जैसा मैंने कहा कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट यूनिट में हमने बात करी थी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट में सारा जो चार्ज था वो कैसे था? रेस्ट पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या चाहिए? चार्ज का फ्लो चाहिए। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अब चार्ज का फ्लो होगा तो हम क्या कहते हैं? देयर इज अ करंट, है ना, इन दिस सर्किट। अब एक और चीज आती है, 10th क्लास में हमने एक वर्ड पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चार्ज बिना पोटेंशियल डिफरेंस के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे ये मार्कर रखा हुआ है और मैंने इसको टेबल पे रख दिया, क्या ये टेबल से अपने आप इस साइड से उस साइड जाएगा? नहीं जाएगा। अगर मेरे पास ऐसे करके मान लो एक फ्लैट सरफेस है और यहाँ मैंने एक बॉल रख दी, क्या ये बॉल अपने आप उधर ट्रैवल करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, फ्लैट सरफेस को थोड़ा डिक्लाइन कर दूं, तो क्या होगा? ये बॉल नीचे की साइड जाएगी। क्यों गई? क्योंकि जब हमने इसे एक साइड से नीचे किया तो हमने क्या करा बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर हाइट पे होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो हमने जैसे ही हाइट डिफरेंस क्रिएट किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। एंड विधि का विधान है, भगवान जी ने इस तरीके से सब बनाया हुआ है कि जो चीजें हाई एनर्जी पे हैं वो हमेशा लो एनर्जी की तरफ ट्रैवल करेंगी। तो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशन पोटेंशियल की तरफ हमारी बॉल मूव करेगी। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं किसी सर्किट की बात करूं, किसी सर्किट की बात करता हूं जिसके अंदर हमने क्या लगा दिए? बैटरी। और इस बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया, लेट अस अज्यूम किसी बल्ब के साथ, और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक स्विच के साथ, मान लो। अब मैं जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो हुआ क्या? ये बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसके अंदर दो टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं पूरे सर्किट के अंदर। एंड एज पर द लॉ ऑफ नेचर, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हुआ, हमने क्या कहा? करंट का फ्लो शुरू हो गया। मीनवाइल इसके अंदर एक चीज आई थी, V = IR, ओम्स लॉ वाला याद है। R क्या होती थी? हमारी रेजिस्टेंस होती थी। रेजिस्टेंस क्या होती थी? बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। वो रेजिस्टेंस होती थी। ओम उसकी यूनिट होती थी और वोल्ट किसकी होती थी? पोटेंशियल डिफरेंस की। करंट की होती थी एम्पियर। V = IR, ये हमारा ओम्स लॉ था। डन है। इसके अलावा हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब वाले में और उस वाले में कोई वैसा फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अब हम इन डेप्थ जाते जाएंगे टॉपिक के। शुरू करते हैं अब अपना टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है बच्चा, उसमें सबसे पहले क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस में द नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डायरेक्शन थ्रू अ मेटालिक वायर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। सीधा सा है, अगर चार्ज एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर जाएगा तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट आ गया। उस सर्टेन डायरेक्शन में क्यों आएगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रखा है। देखो, अगर मैं इन जनरल एक बात बताता हूं, ये मेरे पास मान लो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं? दुनिया की हर चीज में इलेक्ट्रॉन है तो इसमें तो होंगे ही होंगे, है ना। ऐसा दुनिया में कुछ है ही नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे? मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे है? तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे या रेस्ट पे थे? देखो, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट पे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स तो कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड घूम ही रहे हैं, वाइब्रेटिंग फेस में होते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी
डिवाइस नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो रेस्ट पे होंगे, वो मूव कर ही रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके मूव कर रहे हैं इधर उधर, बट वो रैंडम मोशन में। जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अब वो सारे एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर गए। ऐसा नहीं था कि पहले वो रेस्ट पे थे, बट दे वर नॉट मूविंग इन सर्टेन पर्टिकुलर डायरेक्शन। बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। वो खिंचे चले आ रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव से ओरिजिनेट होके पॉजिटिव की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से दैट लीड्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे कि क्या हो गया, करंट का फ्लो शुरू हो गया। डन है, सिंपल बात है ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या, करंट कैरियर्स क्या है। करंट कैरियर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, द चार्ज्ड पार्टिकल हुज फ्लो इज डेफिनेट। कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका फ्लो कॉन्टिन्यूसली एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगा, वो करंट कैरियर होगा, ठीक है। डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करंट कैरियर्स इन लिक्विड क्या रहेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली। और करंट कैरियर्स इन गैसेस क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। डन है, सिंपल बात है ये। द करंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या बात हुई बच्चा, अभी मैंने कहा दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ना हो। अभी मैंने लिखा है करंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं ये बता रहा हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इसके ऊपर चार्ज है, नहीं है। क्यों नहीं है, नेट चार्ज जीरो। हमने फर्स्ट वाला जो अपना चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें भी हमने डिस्कस किया चार्ज्ड और चार्ज दो अलग शब्द हैं। इसके पास चार्ज होना और इस ऑब्जेक्ट का चार्ज्ड होना। चार्ज्ड कब होगा, जब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। कुछ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कब होगा, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव अलग अलग होंगे। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रल हुआ कि नहीं, दैट मीन्स इसके पास चार्ज तो था लेकिन ये चार्ज्ड नहीं है, नेट चार्ज जीरो। सिमिलरली अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। जैसे ही यहां से ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव टर्मिनल, सेम टाइम पे यहां का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी भी टाइम पे कंडक्टर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो आया ही नहीं। इसका एक और लॉजिक समझो, अगर मैं यहां पे मान लो मेरे पास एक स्विच लगा हुआ है और यहां से अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर दूर एक बल्ब है जो इसी स्विच से ऑपरेट होता है। अगर मैं स्विच ऑन करूंगा, सिंस वो 200 मीटर दूर है, 200 से भी ज्यादा कर लेते हैं, 500 मीटर दूर है, क्या स्विच ऑन होने के बाद लाइट ऑन होने में कुछ टाइम लगेगा, लगना चाहिए। सक्षम भाई सब कह रहे हैं लगना चाहिए, तुम कह रहे हो बच्चा लगना चाहिए, और कौन कौन कह रहा है कि टाइम लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। यहां से 500 मीटर के डिस्टेंस पे बल्ब लगा हुआ है जो ऑपरेट, मतलब वायर से कनेक्टेड, यहां से इस स्विच से ऑपरेट होगा। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो क्या वो बल्ब इंस्टेंटली जल जाएगा जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, या कुछ टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, 1-2 सेकंड लगेंगे, मान लो 1-2 सेकंड लगे, 1-2 सेकंड, बहुत ज्यादा टाइम होता है 1-2 सेकंड। और अगर वो बिल्कुल साथ की साथ है, छोटा सा ही वायर लगा हुआ और मैं ऑन करूंगा तो टाइम लगेगा, इंस्टेंट लगेगा। दोनों केसेस में इंस्टेंटली जलेगा। रीजन क्या है, अब समझो क्या होता है बच्चे, जब हम स्विच ऑन करते हैं, मेरी बात समझो, ऐसा नहीं है जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन घूम के इस बल्ब को आके जला रहा है, ऐसा नहीं है। इस कंडक्टर के पास ऑलरेडी दुनिया भर के अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दुनिया की कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। इसमें खुद के बहुत सारे ऑलरेडी कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, हुआ क्या, जो सबसे नेबरिंग इलेक्ट्रॉन था वो आके यहां से क्या होगा, वो सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल में गिरेगा और साइमल्टेनियसली नेगेटिव का यहां निकलेगा। अब अगर ये एक शिफ्ट हुआ है तो हर इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक एक स्टेप शिफ्ट करनी है कि नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक स्टेप आगे शिफ्ट करने में उसे टाइम तो नहीं लगना चाहिए। इसी वजह से
इसका मीनिंग क्या हुआ? अब ये मैं कहानी बीच में कहां से लेके आया था। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मूव ऐसे नहीं करता है कि उठ के पूरे सर्किट में जा रहा है, वो एक एक स्टेप मूव करके जाएगा। और जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन होता है उस पोजीशन को क्या कहते हैं? कर्नल। कर्नल या होल, ठीक है, वो हम सेमीकंडक्टर चैप्टर होगा उसके अंदर भी इन डेप्थ इस बात को पढ़ेंगे। कर्नल या होल जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होता है, अब इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे वाले होल में चला जाता है, तो ये शिफ्ट होता रहता है अपनी पोजीशंस के हिसाब से, और वो जैसे जैसे शिफ्ट होता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्टिन्यूसली फ्लो चलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस कंडक्टर के पास लेट अस अज्यूम 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो एक इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव में गिरा, पीछे से नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी भी 100 है। कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा, इधर से निकलेगा उधर से डलेगा, तो ये साइमल्टेनियसली चलेगा, तो ओवरऑल नेट चार्ज तो अभी भी 0 है। पहले भी 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन्स थे, अभी भी 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन है। दैट मीन्स इवन व्हेन इट इज इन कंडक्टिंग फेज, जिस टाइम पे वो सर्किट के अंदर लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूसली करंट का फ्लो कर रहा है, तब भी कोई भी कंडक्टर चार्ज्ड नहीं होता है ना बच्चा ये? ठीक है, चलो अब यहां पे एक शब्द है बच्चा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमने सुना हुआ कहीं? ईएमएफ, बहुत जगह पे बहुत बार सुना हुआ है। तो ये ईएमएफ कुछ और नहीं होता। ईएमएफ क्या है हमारे पास? ये जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक दूसरा नाम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अभी हमने बात करी कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इन जनरल पोटेंशियल को डिफाइन करूं, पोटेंशियल क्या होता है बच्चा? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहीं इनफाइनाइट पोजीशन से किसी चार्ज को खींच कर लाने में जितना वर्क डन करना पड़े वो पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन कर रही थी? बैटरी। तो जब बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, उसकी उसी का अगर मैं ये कहूं ओपन सर्किट का केस लूं, ओपन सर्किट का केस मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पर, अभी करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिल रहा है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से वो मूव नहीं होना शुरू हुए। उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पोटेंशियल कब लगती है, या वोल्टेज जिसे कहते हैं, पोटेंशियल कब लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस कब लगता है? जब क्लोज सर्किट होता है। ईएमएफ कब लगता है? जब ओपन सर्किट होता है। अब दोनों का नाम अलग अलग रखने का क्या लॉजिक हुआ, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पहले ईएमएफ को डिफाइन कर लेते हैं। ईएमएफ की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? EMF of a cell is defined as maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell और cell is in open circuit। डन है, यही बात हमने अभी करी। तो इसमें E is electric field, E हमारे पास क्या है बच्चा? E is electric field, DL let us assume small path segment vector। small path मतलब जितने में चार्ज मूव करेगा, छोटे से के लिए लिया हमने, तो नेट EMF क्या आएगा? E डॉट DL का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये E डॉट डी एल का इंटीग्रेशन का क्या कंसेप्ट लिया है हमने कहा E इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम हो जाते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारे पास F इक्वल टू क्यू ही था। Q अगर 1 है तो Q इंटू 1 इंटू ई, एफ की जगह मैं E लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है ना? तो E डॉट डी एल, ये वर्क डन आया कि नहीं? यही वर्क डन हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन थी। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, तो दिस इज द वर्क डन। अब मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया, लाइन इंटीग्रल करते हैं, तो एक पूरे क्लोज सर्किट के लिए टोटल वर्क डन आ गया कि नहीं? टोटल वर्क डन आ गया तो टोटल ईएमएफ आ गया। डन है। वो तो क्लोज सर्किट में, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का कंसेप्ट क्या, वही बता रहा हूं। कहानी दोनों सेम ही बता रहे हैं। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों केसेस में ही इलेक्ट्रॉन को, मतलब चार्ज पार्टिकल को मूव करा के लाना है। लेकिन ओपन में हम क्या बात करें? ओपन में मैंने कहा अभी लेकर नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर लाना पड़े तो इतना वर्क डन होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ। अब उससे फर्क क्या पड़ा? जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज कर देता हूं, सर्किट को क्लोज करते ही वहां पर एक रेजिस्टेंस आती है। पहली रेजिस्टेंस वो जो एक्सटर्नल सर्किट में थी, जो वायर लगा हुआ था उसकी रेजिस्टेंस होगी, जो अप्लायंस लगा हुआ उसकी रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आती है बेटा बैटरी की, क्योंकि जैसे ही बैटरी कन्वर्ट करना शुरू करती है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, वहां पे भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस होती है बैटरी की।
तो अगर मैं 3 वोल्ट्स की बैटरी लगाता हूं तो 3 वोल्ट का मतलब है इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विच बैटरी कैन ऑफर इन ओपन सर्किट। बट जैसे ही मैं स्विच ऑन कर देता हूं, जैसे क्लोज सर्किट होता है, तो विद इन द बैटरी थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। दैट पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। मान लो 0.2 है, तो अब मेरा 3 वोल्ट की जगह 2.98 पोटेंशियल आया कि नहीं? तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट आया वो कितना आया, 2.98। ईएमएफ कितना आया था, 3 वोल्ट। समझ में आया? ये डिफरेंस समझ में आया ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का कंसेप्ट। ओपन और क्लोज में सिर्फ यही फर्क था कि जो हमारे पास ओपन सर्किट रहता है उसके अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं है, करंट का फ्लो नहीं तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है किसी तरीके का। तो इसीलिए यहां पे डेफिनेशन में हमने लिखा है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहां डेफिनेशन में अगर तुम देखोगे तो यहां हमने स्पेसिफिकली ये लिखा है कि इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। वो मैक्सिमम इसीलिए क्योंकि कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। नंदिनी जी ठीक है, पक्का रितिका बच्चा? चलो अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रिक करंट है द फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनिट डायरेक्शन। ये क्या रहेगा? द फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनिट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल वही डेफिनेशन है जो हमेशा से पढ़ रहे हैं। ये क्या हुई? टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये रहेगा जितना चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज द फॉर्मूला फॉर करंट। ये छोटे छोटे जो फॉर्मुलाज हैं ना बच्चे, लिखते चलेंगे साथ में, ठीक है। ये डन है। तो हमारे पास होता है क्या बच्चे? चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से। अब एक बात बताओ, चार्ज किसके इक्वल था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है, Q तो Ne के इक्वल होता है। N क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी बच्चा, पता है ना तुम्हें ये वाला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट? पक्का? जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कैसे होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय T, तो Q इज इक्वल टू Ne/T आया कि नहीं हमारे पास? अब अगर मैं I की वैल्यू स्मॉल टाइम इंटरवल, मैं कह रहा हूं बस इतने से टाइम के अंदर कितना चार्ज मूव कर रहा है, तो व्हेन लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, और वी कैन राइट इट एज dQ बाय dt। ये पता है हमें ऑलरेडी। करंट को हम रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ बाई dt। वो करंट आया कि नहीं? और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा? एम्पियर। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स, टाइम की होती है सेकेंड्स, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत बच्चा? पक्का? सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं किया अभी तक हमने ये। अब आता है द करंट थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये डेफिनेशन एक तो हम एम्पियर की यहां पढ़ रहे हैं, एक मैग्नेटाइजेशन वाला चैप्टर आएगा वहां डिफाइन 1 एम्पियर आता है, वो एक अलग रहेगी। तो अगर तुमसे मैग्नेटिज्म के साथ रिलेट करके पूछा जाएगा तो ये डेफिनेशन नहीं चलेगी, वो हम उस चैप्टर में करेंगे, मैं तब बताऊंगा। अभी के लिए अगर डायरेक्ट तुमसे पूछे कि भाई हाँ 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो क्या है? अ करंट थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यही हुआ है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड फ्लो करेगा तो 1 एम्पियर की करंट आ गई, सॉर्टेड है। अब आता है बच्चे डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? देखो, करंट को भी हम दो तरीके से नाम दे रहे हैं, एक हमारा जो कन्वेंशनल करंट है और एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट है। इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल का क्या गेम होता है? यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, हमें पता है बच्चे इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते हैं। अगर हम एक सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे वो कहां से कहां जाएंगे? नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन होती है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये कौन सी होती है बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ देखें तो ये क्या होती है? हमारी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। समझ में आई है? ये होती क्यों है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। होती क्यों है भाई? ऐसा क्यों है? जब इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव कर रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट का क्या लॉजिक है? अब बात करते हैं करंट आती कहां से है। इसका एक बेसिक एग्जांपल क्या होता है, अगर हम छोटे बच्चों की तरह समझे, यहाँ पे मैं 10 बच्चों को लाइन में खड़ा कर देता हूँ। मैं अभी भी मतलब 10th वालों को जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया था अभी, तो उनको मैं बाहर ले जाके ये मैंने करवाया था। अभी तुम्हें भी लेके चलता हूँ पर धूप में परेशान हो जाएंगे, तो अभी ऐसे ही समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ 10 बच्चे मैंने लाइन में खड़े कर दिए, या 10 बच्चों को छोड़ो, हम
एक काम करते हैं, यहाँ बहुत सारे मजदूर हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। वो मजदूर बताता हूँ क्यों। इनके हाथ में क्या है बच्चा, जो तसला पता है क्या होता है ना, तसला पता है सबको, जिसके अंदर मिट्टी डालते हैं, ईंट डालते हैं, कुछ ऐसा। तो सबने हाथ में वो पकड़ा हुआ, दैट तसला रिप्रेजेंट्स होल और कर्नल। वो तसला क्या है, बेसिकली एक स्पॉट है जहां पे हम इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो हर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स है, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स है, हर किसी के तसले में मिट्टी है। अब होना क्या चाहिए, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, हर किसी को अपनी मिट्टी कहां देनी है, साथ वाले को। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे ही होता है। अब देखना जरा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, क्योंकि अपना यहां नहीं, सॉरी, ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां ये खाली हो गया। जैसे ही ये खाली होगा तो ये साथ वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब एक बात देखो, पहले खाली यहां था, अब खाली उधर हुआ कि नहीं, अब खाली इधर हुआ कि नहीं। अब ये यही ऐसे ही चलता है, साथ वाला अपना जो तसला होता है वो साइड वाले को देता जाएगा अपना अपना सामान मिट्टी, क्योंकि मजदूर उठ के नहीं आता। कभी अगर ईंटें ट्रांसफर करते हुए देखे होंगे, 10 लोग खड़े हो जाते हैं तो एक एक को देता है, फिर साथ वाला साथ वाले को देता है, साथ वाला साथ वाले को देता है। तो खाली हाथ कहां जा रहे हैं, अब देखो खाली हाथ यहां चले गए। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ध्यान से देखो, जो खाली हाथ यहां से शुरू हुआ था वो यहां तक पहुंच गया कि नहीं। ये जो खाली स्पॉट की डायरेक्शन होती है, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ये जो खाली स्पॉट की जो मूवमेंट है, बेसिकली कर्नल्स या होल की डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आई है, क्लियर है बच्चा। ये इलेक्ट्रिक करंट है, बिल्कुल है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट जब कहते हैं तो कन्वेंशनल करंट को कहते हैं बच्चा। इलेक्ट्रॉनिक करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इलेक्ट्रॉन्स की एक डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। जनरली बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और खत्म करो अब इसे, इसके बारे में मत सोचना, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक करंट के को करंट की फॉर्म में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो उसको ढूंढना भी मत वहां पे। डन है। अब बच्चे एक टर्म लिखिए यहाँ, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई इसे समझा सकता है स्केलर कैसे? स्केलर क्या होता है, कोई बताएगा स्केलर क्या होता है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। अभी मैंने 10 मिनट लगा के ज्ञान पे कि इलेक्ट्रॉन्स की, ये करंट की तो डायरेक्शन है। नोट्स पे गलती होगी, किताब में से कॉपी किया। अब किताब में गलती नहीं है, लॉर्ड एच सी वर्मा भगवान जी, उन्होंने बताया था मुझे कि नहीं, करंट की डायरेक्शन होती है। जब करंट की डायरेक्शन है तो फिर स्केलर कैसे है? ऐसे है, डायरेक्शन है ना, मेरी बात समझो बच्चे। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो डायरेक्शन का मतलब होता है समथिंग विच कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होनी जरूरी है। यहाँ ऐसा नहीं है, करंट की मनमर्जी नहीं है कि आज मैं लेफ्ट टू राइट घूम लेती हूँ, कल लेफ्ट टू राइट घूम लूँ, आज क्लॉकवाइज कल एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं हो सकता। करंट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। करंट किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। करंट किस पे डिपेंड करता है बच्चे? जब हम एक सर्किट बनाते हैं तो इस सर्किट के ये पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे डिपेंड करता है, उसकी खुद की डायरेक्शन है ही नहीं। मैं टर्मिनल स्विच कर दूंगा तो करंट स्विच हो जाएगा, दैट मींस वो तो फिक्स है ना, उसके अंदर कोई चेंज आ ही नहीं सकता। करंट सिर्फ और सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल चीज है। यूनिडायरेक्शन का मतलब जिसकी एक फिक्स डायरेक्शन है, दैट करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। ये किसी मूड स्विंग्स के हिसाब से अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा, किसी एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा। इसका सीधा रूल क्या है? दैट करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसीलिए यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से इसको स्केलर कहते हैं। जैसे टाइम है, टाइम भी तो एक डायरेक्शन में चल ही रहा है, बट टाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, है ना, अनटिल और अनलेस वी आर नॉट डॉक्टर स्ट्रेंज। तो जब तक हम वो नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज पता है ना सबको, हाँ वही, तो वो जब तक हम नहीं है तो हमारे लिए टाइम क्या है? एक सिंगल डायरेक्शन वाला है, भाई आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, इसीलिए उसको भी हम स्केलर कंसीडर करेंगे। डन। अब एक टर्म आता है, यहां से एक शब्द आता है जो कुछ नया शब्द तुम पहली बार सुनोगे, ठीक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट के बारे में पता है? ड्रिफ्ट करना, कट मारना, बहुत बढ़िया। ड्रिफ्ट मारना, कट मारना।
कट मारने को ड्रिफ्ट मारना नहीं कहते, वो तो हम कट मारते हैं तो ड्रिफ्ट बजती होती है। हाँ वही, वो देखो ऐसा होता है, हाँ मार के दिखाएंगे। देखो ऐसा होता है, गाड़ी जाती है, ये भाई साहब ने जो एग्जांपल दिया, कट मारेंगे, फिसल के जाता है। बेसिकली ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, स्किड मारते हुए जाता है। दैट मीन्स हुआ क्या, वो क्यों स्किड मारी पता है, इनर्शिया फैक्टर आ गया था वहां पे। तुम चलते चलते उस भाई साहब ने कहा कट मारो, गाड़ी सीधी चल रही थी या बाइक सीधी चल रही थी, एकदम से उसने टर्न दे दिया, तो टर्न दिया तो क्या, इनर्शिया सीधा ले जाना चाहता है, टर्न देने की वजह से फ्रिक्शन उस साइड मुड़ेगा, तो वो घिसटती हुई जाएगी। दैट इज ड्रिफ्ट। यहां ड्रिफ्ट क्यों है, जब इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस मूव कर रहे थे तो वो रैंडम मोशन में थे। जैसे जहां से हमारी बात शुरू हुई थी कि जब विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स वर रैंडमली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, कहीं भी जहां मन कर रहा है, जहां जा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, टकरे लग रही हैं, इधर उधर इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स हो रही हैं और वो रैंडम इधर उधर है। अगर रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं तो इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 0। रैंडम मोशन में थे तो एवरेज वेलोसिटी 0, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई ऊपर है, कोई नीचे, कोई आगे है, कोई पीछे, नेट मिला जुला के अंडा, नेट अलजेब्रिक वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। लेकिन जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट गेटिंग ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अलाइंड होके नहीं आ रहे, वो क्या था, वो जा उधर रहा था एकदम से पॉजिटिव, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया ड्रिफ्ट करके गया उधर को। समझ में आई? तो इसीलिए यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, द वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। डन है, ये पता चला है। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वर इन रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर, और जैसे ही विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो उनका नेट जो एवरेज वेलोसिटी थी वो थी 0। एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम मोशन देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, हेंस नो करंट फ्लोज। बट when some potential difference is applied across the two ends of a metal conductor, the electrons experience some force in a direction opposite to that of electric field and accelerated from negative end to positive end. The average velocity, अब इस चीज पे ध्यान देना बच्चा, the average velocity of free electrons is no longer 0. It has some value towards the positive end of the conductor, which is called drift वेलोसिटी। समझ में आई ये बात कि अब जब वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में जाना शुरू कर गए हैं, तो किसी सर्टेन डायरेक्शन में जाने की वजह से अब नेट वेलोसिटी 0 नहीं रह सकती। नेट वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो जो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी अब आएगी उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रीडिफाइन करें अगर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field applied. Sorted है। अब इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ एक जिगजैग सा बनाया हुआ है। इसका क्या लॉजिक है, जिगजैग इसलिए है, इलेक्ट्रॉन रैंडम ही जा रहे थे। अब देखो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन है मेरा, कहीं वहां जा रहा था, एकदम से मैंने टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर दिया तो वो खिंचा आगे की तरफ जाना चाहिए, बट बीच में कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, तो टक्कर लगेगी, कोलाइड करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में जो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करेंगे लेकिन ओवरऑल इधर आएंगे। इसलिए हमने क्या कहा, एवरेज वेलोसिटी, वरना तो सारे के सारे बिल्कुल स्ट्रेट ना चल पड़ते। तो सारे स्ट्रेट क्यों नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन तो है ही, और वही इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन एक तरह से रेजिस्टेंस को वो करेगी, पैदा करेगी। वही इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन एक तरह से हीट प्रोड्यूस करेगी, जो वायर्स के अंदर से करंट काफी देर के लिए फ्लो करेगा। समझ में आ गई? चलो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव करते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत आसान है, साथ साथ में करते चलेंगे। देखो बच्चा, ई क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया, लिखते चलते हैं। ई क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ये हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय वी बाय एल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय वी बाय एल। डन है। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डन है। V क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी बेसिकली, तो उस पर फोर्स आई होगी। दैट फोर्स इज गिवन बाय E इंटू ई। क्यू ई होता था, क्यू की जगह हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। डन है। दिस इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी को परेशानी इसमें?
क्लियर है ना? ये वाला पार्ट F इज इक्वल टू क्यू ई होता था, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसलिए मैंने ई लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ये जो बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है? एक सर्टेन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है ना, उसके बाद हम टोटल कर लेंगे। अभी मैंने क्या बात करी कि जिस टाइम पे मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स लगी है। नेगेटिव साइन चार्ज को रिप्रेजेंट नेगेटिव में नहीं कर रहा, क्योंकि हम जब फोर्स निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। डन है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे। m क्या है बच्चे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? E बाय m। लिख सकता हूं। अब हमने 9th क्लास में एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। 9th वाले को फिर हमने +1 में फिर से पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1 लिख लूं। बस यहाँ t को मैंने टाउ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सिंपल t नहीं लिखा। ये t जो है हमारे पास बेसिकली क्या है? रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। मैंने अभी क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जाएगा, टकराएगा, टकरा के फिर उधर जाने की कोशिश, इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होंगे। हर दो कोलिजन के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको हमने नाम दिया टाउ, क्योंकि हर कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा वो, है ना? तो एक सर्टेन टाइम पे वेलोसिटी कितनी आई? u1 प्लस at1। v2 कितना आएगा? u2 प्लस at2। v3 कितना आएगा? u3 प्लस at3। सिंपल है सबके लिए। v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला लगाता जा रहा हूं। vn इज इक्वल टू un प्लस atn। डन है? अब अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या होनी चाहिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, द एवरेज वेलोसिटी इज कंसीडर्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सो ऑन vn। सबका सम करते हैं, n से डिवाइड करते हैं, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सो ऑन vn डिवाइडेड बाय n। v1 की वैल्यू क्या थी बेटा? u प्लस at। ठीक है नहीं? v2 की वैल्यू क्या थी? u2 प्लस at2। v3 की वैल्यू क्या होगी? u3 प्लस at3। अप टू सो ऑन n के लिए क्या हुआ? un प्लस atn। बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, u वाले अलग लिख लेते हैं। हमारे पास अगर इसमें तुम देखोगे u वाले कौन से थे बच्चा? u1 प्लस u2 प्लस un थे कि नहीं? इनको मैंने अलग लिख लिया, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन un लिख लिया। और जो साथ वाले थे उनको अलग लिख लिया। साथ वाला क्या था? सब में एक्सेलरेशन तो सेम था, एक्सेलरेशन कॉमन लेके t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो ऑन tn बाय n लिख लिया। और ये जो tn बाय n लिखा है, इस पूरे को मिला जुला के एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लगा लूं सबका। अगर मैं इसको मिला जुला के एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिख लूं तो इसकी जगह मैं सिंपल t लिख लेता हूं, at लिख सकता हूं। और ये जो है ये क्या था? ये तो इनिशियल वेलोसिटीज जो थी उनकी एवरेज वेलोसिटी। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर वो रैंडम मोशन में है तो उनकी तो एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज है, एल्जेब्रिक सम है डिवाइडेड बाय n, वो तो 0 आ गया अपना। तो vd इज इक्वल टू at आया कि नहीं? है ना? समझ में आया? और ये जो टाउ है, ये वाला टाउ, ये एवरेज टाइम आ गया सबका मिला जुला के। किसी बच्चे को माइनर सा भी इशू आ रहा है? पक्का? पक्का समझ में आ रहा है बच्चे सबको? चलो अब इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या था बेटा? ई बाई एम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वी डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था क्यू बाई एम, मतलब एफ बाई एम। एफ क्या था? ई अपॉन एम। दिस इज द वैल्यू फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम्स में आती है ये। अगर मैं ड्रिफ्ट स्पीड लिखूंगा तो बस ऊपर से वेक्टर हटा दो और ड्रिफ्ट स्पीड आ गई है। स्पीड है ना, डायरेक्शन का फर्क ही नहीं पड़ेगा। नेगेटिव साइन बेसिकली डायरेक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो जैसे ही स्पीड लिखा तो नेगेटिव हटा दिया हमने आगे से। डन है? पक्का? हाँ जी, नोट डाउन कर लो।